कहते हैं शो का कोई मोल नहीं। सैयद अली लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं। इन दोनों नौजवानों ने ढोल बजाना कैसे सीखा और फिर ये ढोल प्लेयर ही बन गए। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो न्यू लोग मिलते हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं, फिर भी आप जो है वो ढोल बजा रहे हैं। ढोल सिर्फ जो है वो कमतर तबके के लिए या ये जो है इसको पढ़े लिखे लोग भी बजा रहे हैं और एज अ पैशन बजा रहे हैं। तो हमारा लॉर्ड्स ऑफ ढोल के नाम से बैंड मशहूर हुआ है। तकरीबन 70,000 से 1 लाख तो इस हिसाब से चलता है शादियों का, और कॉन्सर्ट्स की अगर बात की जाए तो 2 से 3 लाख। इसमें कंपोजिशंस होती हैं जैसे धी गड़ी ना गद्दी गणनक धक धक तिना कण तक तिट तिना कण तक तिट गणान दग नग दिग नग तिट किट गद नग। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरुख शहबाज बड़ाइच। कहते हैं शो का कोई मोल नहीं। मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं सैयद अली और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं जाहिद। सैयद अली लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं, नौजवान पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने लॉ की तालीम हासिल की। जो बाएं तरफ मौजूद है इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और बिल्कुल पीछे लाली साई मौजूद है जो तरबियत देते हैं ढोल बजाने की। इन दोनों नौजवानों ने ये जो अपने पेशे इख्तियार किए उसके बावजूद ढोल बजाना कैसे सीखा और फिर ये ढोल प्लेयर ही बन गए, और अब ये ढोल क्यों बजाते हैं और इनको लोगों से क्या बातें सुनना पड़ती हैं, कैसे ये अपना सफ़र आगे लेके चल रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं की कहानी सुनते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपने लॉ किया, बॉडी बिल्डिंग की, इतने खेल खेले, उसके बाद ये ढोल प्लेयर कैसे बन गए? मेरा बॉडी बिल्डिंग और हर चीज़ से पहला शौक़ था। बचपन से मुझे बहुत शौक़ था ढोल का, और जब मैं लाहौर आया हूँ तो फिर मैंने देखा साईं जी को, लली साईं जी को, मिट्टू साईं जी, गुंगा साईं जी। फिर मुझे ज़्यादा क्रेज़ हुआ कि इसमें कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ढोल में क्या क्या चीज़ें बजने लगी। तो मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैंने इजाज़त ली घर वालों से कि क्या मैं सीख सकता हूँ। फिर मैं गया, मिट्टू साईं जी को मैंने कॉल की, गुंगा साईं और मिट्टू साईं जी की मैंने शागिर्दी की है। फिर मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। वकालत और ढोल बजाना ये दोनों बड़ा ही तजाद है इनके अंदर। किस तरह मैनेज करते हैं कि जब आप काला कोट पहन कर अदालत में जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और कोई आपको ये पहचान ले कि आप तो ढोल भी बजाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, इससे अब इफ़ेक्ट तो नहीं होती, बस लोग ज़रा, अभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ मेरे साथ कि ये चीज़ बुरा कहें, क्योंकि अब माशरे में पढ़े लिखे लोग हैं। वकला दोस्तों को पता तो होगा कि आप ढोल भी बजाते हैं, दरबारों पे, पार्टियों में, शादियों में, जहाँ आपका दिल करता है आप जाके ढोल बजाते हैं। तो जब आप लाहौर हाई कोर्ट जाते होंगे तो वकला दोस्त क्या कहते हैं? कहते तो कोई नहीं, उन्हें पता है क्योंकि मैं बजाता हूँ और मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ। और सारे यंग लॉयर्स की हमारी टीम है, शेख लॉ एसोसिएट्स में मैं काम करता हूँ। बस अप्रिशिएट ही करते हैं, मुझे कभी किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। घर वालों ने नहीं कहा कि इतना तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुमने अपने सारे शौक पूरे किए, लेकिन तुम किस राह पे चल पड़े? घर वाले कहते हैं अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, डिग्री हो रही, काम कर रहे हो, तो एज अ पैशन अगर ढोल को चला सकते हो तो कोई मसला नहीं है। तो जाहिद, आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने की, आपने इसे सीखा और बाकायदा इस तरफ आए हैं, तो आपके घर वालों ने कभी आपको कुछ कहा हो या आपके बाहर दोस्तों ने कहा होगा केड़े पासे टुर पे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, अभी भी दोस्त वगैरह क्रिटिसाइज़ करते हैं, करते थे भी लोग और अब भी करते हैं। लेकिन फैमिली का ये सीन है कि स्टार्ट में जो है वो उन्होंने मना करना शुरू किया था, फिर ऐसा जो बंदा यूज़ टू हो जाता है ना एक चीज़ से, जो न्यू लोग मिलते हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं, फिर भी आप जो है वो ढोल बजा रहे हैं। तो यही चीज़ हम जो है वो लोगों को शो करवाना चाहते हैं कि ये ढोल सिर्फ जो है वो कमतर तबके के लिए या सिर्फ ढोल प्लेयर्स के लिए नहीं रह गया। ये जो है इसको पढ़े लिखे लोग भी बजा रहे हैं और एज अ पैशन बजा रहे हैं। ख्याल कहाँ से आया, ये जज्बा कहाँ से आया कि मैं ये ढोल सीखूं? बाकायदा तरबियत ली, और कितनी तरबियत ली? तकरीबन फ़रूख भाई 1 साल हो गया है मुझे ये सीखते हुए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादियों पे भी बजाता हूँ। उसके अलावा मैं दरबारों पे भी बजाता हूँ, मेलों पे भी बजाया है, यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स भी कर चुका हूँ काफ़ी सारे। तरबियत कितने 1 साल ली आपने? जी बिल्कुल, 1 साल तरबियत ली है मैंने। बंदा जाके परफेक्ट ढोल प्लेयर बन जाता है कितनी तरबियत के बाद? इसमें कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज़ इसमें एक आपकी एक स्टेट आती है जिसमें आप अपनी कंपोजिशंस खुद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक स्टेज होती है जिस पे हम कह सकते हैं कि आप अच्छा ढोल बजा लेते हैं। इसको पूरा कोई भी नहीं सीख सकता, क्योंकि ये एक ऐसा समंदर है जिसमें अगर बंदा घुस जाए तो इसका कोई एंड नहीं है। क्या आप लोगों ने मिल के बैंड बना लिया और आप फंक्शंस पे जाते हैं तो पैसे भी लेते हैं लोगों से? जी बिल्कुल, पैसे भी लेते हैं हम। जो है वो हमारा लॉर्ड्स ऑफ ढोल के नाम से बैंड मशहूर हुआ है और काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं हम रिसेंटली।
तो अब शादियों पे भी बजाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने अपना काम छोड़ के, अपने फैमिली का टाइम छोड़ के शादियों पे जाना है तो ऑब्वियसली हम उसके लिए जो है वो पेमेंट लेते हैं। कितने पैसे चार्ज करते हैं एक फंक्शन की? तकरीबन 70,000 से 1 लाख, तो इस हिसाब से चलता है शादियों का। और कॉन्सर्ट्स की अगर बात की जाए तो 2 से 3 लाख। वेल ऑफ फैमिली से आप दोनों का ताल्लुक है, अंदर कोई महसूस नहीं हुआ कि यार मैं शादियों पे जाके बजा रहा हूँ? कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई? हालांकि इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन माशरा जो है वो बातें आती हैं, सोसाइटी कोई ना कोई सवाल उठा देती है। आपके जहन में कभी कोई बात आई हो या जिससे आप डिप्रेस हो गए हो? नहीं, कोई बात ऐसी नहीं आई, क्योंकि मैं मोस्टली मेले पे गया हूँ रिहर्सल के लिए या कॉन्सर्ट्स पे गया हूँ। शादियों पे मैं नहीं जाता क्योंकि वहाँ वो अपनी मर्ज़ी करवाते हैं, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से बजाना होता है। मैंने इंजॉय करने के लिए ढोल शुरू किया है, मेरा कोई ये अर्निंग का ज़रिया नहीं है। जब इसे बजा रहे होते हैं ढोल को तो ये तो शोर ही शोर होता है और आपको बिल्कुल पास जो बंदा खड़ा होता है उसकी भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। आप लोग किस मस्ती में मगन होते हैं उस वक्त? बस जी, ढोल की साउंड ही ऐसी है, और जब वो एक लिंक बन जाता है दोनों ढोल वालों के दरमियान में। तो आप ढोल से एक दूसरे से बातें करते हैं? जी, कहा जा सकता है कि ढोल की एक अपनी ज़बान है, क्योंकि ढोल पहले बोल के सिखाया जाता है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी एक बीट होती है 3 ताल, उसे कहते हैं 8 बीट साइकिल, 8 मात्रे की। वो पढ़ी ऐसे जाती है, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता तिट दिन दिन दा। फिर इसमें कॉम्पोजिशंस होती हैं, जैसे धी गढ़ी ना गद्दी गणनक धक धक तिना कण तक तिट तिना कण तक तिट गणान दग नग दिग नग तिट किट गद नग दिना किन धक धक तिना किन धक धक दिना तिना किन धक धक तिना किन धक धक दिना किन धक धक तिना किन धक धक दिना किन धा दिन दिन। जी, अब उसमें हम जैसे खेलते हैं ना, एक बेस होती है उसके ऊपर खेलते हैं, इसे कहते हैं क्लासिकल। कभी ये धुन सुना के किसी जज को भी आपने मरूब किया है कि आपका केस का फैसला आपके हक में हो गया हो इस तरह की धुन सुना के? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है, देखना चाहिए क्या हो सकता है। अगर जज का हो इंटरेस्ट म्यूजिक में, कभी कोई मिल जाए ऐसा, तो फिर मैं भी। इसको बजाने के बाद अंदर की कैफियत क्या है? सरशारी होती है क्या? महसूस क्या करते हैं? मुझे इवन ये भी नहीं पता कि मेरे आसपास खड़ा कौन है, मैं इतना इसमें मगन होता हूँ। मैं बस अपने ढोल को एंजॉय कर रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ कितनी मैं परफेक्शन इसमें ला सकता हूँ। रोज़ कितनी रिहर्सल करते हैं? जी, हमारे इस फील्ड में, तबला की, ढोल की फील्ड में कहा जाता है कि कम से कम 4 घंटे की रिहर्सल होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो सकती, आपके पास कम टाइम है, तो फिर हड्डी तोड़ रियाज उसे कहते हैं कि इस तरह आपने बजाना है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा बजा ही ना सकें। तो मेरी हो जाती है 4 घंटे, लेकिन अगर जब इनके साथ अक्सर जाता हूँ मैं मेले शेले पे, वहाँ पे तो फिर 6-7 घंटे बजाते हैं लगातार। तो घर में जब रिहर्सल करते हैं आप लोग तो बाहर तक तो आवाज़ जाती होगी, लोग तो आके कहते होंगे कि ये क्या हो रहा है अंदर? हाँ जी, बिल्कुल। आके जो हैं वो कहते हैं कि ये ढोल क्यों बजा रहे हैं, कोई शादी वगैरह तो नहीं हो रही। तो जब हम उन्हें कहते हैं कि हम खुद रिहर्सल्स कर रहे हैं तो वो फिर चुप करके ऑब्वियसली अपने घरों को चले जाते हैं। इसमें आप लोग अचीव क्या करना चाहते हैं? कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं? इसका एंड क्या है इसका? इसका एंड जो है वो, इसमें हम न्यू कॉम्पोजिशंस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल किस्म की कॉम्पोजिशंस करना चाहते हैं। हमने इसमें जो है गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो फर्स्ट टाइम फॉर एवर जो है वो ढोल पे बजाया। उसके अलावा हमारे लली साईं जी हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, और इन्होंने जो है वो ट्रेन की आवाज़ स्पेसिफिकली वो प्रोड्यूस की है ढोल से। आपने इनको पिंडी भट्टियाँ से जाके पकड़ा है, वहाँ इनसे तरबियत हासिल की है, तो ये शौक तो बड़ा फिर महंगा है। बिल्कुल, काफ़ी महंगा शौक था स्टार्ट में, कि जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, जब मैं अंडर एजुकेशन था, बट अब मैं स्टेबल हूँ। इवन ये हमारा कोई वे ऑफ अर्निंग नहीं है, हम अर्न जो अगर कर भी रहे हैं तो अपने प्रोफेशनल फील्ड से कर रहे हैं, जो कि मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अली भाई जो हैं वो लॉयर हैं। किसी जगह पे मुफ्त भी बजा देते हैं जाके? हाँ जी, ऑब्वियसली मुफ्त भी जाना पड़ता है, अगर दोस्त वगैरह कोई बुला ले, जैसे हमारे क्लास फेलोज़ हैं, अब अगर वो बुला लें तो ऑब्वियसली जाना पड़ता है मुफ्त में भी। आप लोग तो मशहूर हो गए हैं, बड़े फ़ायदे हो गए हैं इसके, कोई नुकसान भी तो हुआ होगा, कोई डर भी तो ज़हन में होता है? हाँ जी, डर है कि आगे रिश्ता नहीं मिलेगा। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी तक मैं अनमेरिड। अब आप दोनों का ये जो शौक है, वे ऑफ अर्निंग, आप बनाना ही नहीं चाहते इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसको वे ऑफ अर्निंग बनाना चाहते, क्योंकि ये हमारा शौक है, ये हमारा एक पैशन है। क्योंकि शौक और पैशन बदले जा सकते हैं, छोड़े नहीं जा सकते। और हमें जो है वो इवन लोगों की बातों का भी इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि किसी बुज़ुर्ग ने सच ही कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, हमें जो है वो अपने शौक पूरे करने चाहिए। ये जो चीज़ आप सिखाते हैं, इसमें सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात ये है कि
ये ढोल की एक जुबान होती है, तो वो लफ्ज़ सिखाने पड़ते हैं, कुछ बोल के और कुछ बताना पड़ता है। एक आम फर्द जो मेरे जैसा लड़का है वो सीखना चाह रहा है तो कितनी देर में सीख सकता है? तकरीबन जो अच्छा उसका माइंड हो ढोल बजाने वाला तो 10 साल लग जाएंगे। 10 साल में जाके ढोल बजाना सीखेगा, फिर वो इस काबिल होगा कि वो महफिलों में, दरबारों पे जाके बजा सके। हाँ जी।